हेलो स्टूडेंट्स, मैं याकूब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज क्लास को शुरू करते हैं जहां हमने प्रीवियस क्लास को छोड़ा था। प्रीवियस क्लास में मैंने कल बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इग्नियस रॉक से रिलेटेड एक चार्ट का निर्माण करूंगा, जिसमें सिलिका की मात्रा का प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, मैग्मा का प्रकार क्या होगा, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अभियांत्रिक आग्नेय चट्टान या बाह्य आग्नेय चट्टान, यानी कि 4 फ्रेम के अंतर्गत इसको हम बांट कर एक चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। उससे पहले भी कल जहां हम ख़त्म कर रहे थे क्लास को, वहाँ हमने देखा कि जब पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है और लावा में यदि सिलिका की मात्रा कम है, या सपोज दैट हम मान लेते हैं कि पेरिडोटाइट जो है लावा जो है वो सतह की ओर आ रहा है, तो सतह की ओर आने के क्रम में पृथ्वी के आंतरिक परतों को, ऊपर की परतें जो हैं उसके अंतर्गत सिलिका की मात्रा और भी ज़्यादा है। तो जब ये पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के सतह की ओर आता है तो अपने साथ में सिलिका की और मात्रा को लेते जाता है, यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के साथ साथ जितना सिलिका की मात्रा स्टार्टिंग में होती है, जहां से लावा चलना स्टार्ट करता है, पृथ्वी की सतह आते आते वहां तक सिलिका की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण हम लोग देखा था कि पेरिडोटाइट अगर लावा है, पेरिडोटाइट लावा है, अगर पृथ्वी के आंतरिक परतों से सतह की ओर चलता है, तो चूंकि हमको मालूम है पेरिडोटाइट अल्ट्रा मैफिक है, इसमें सिलिका की मात्रा कम है, लेकिन जब यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो बसाल्ट या गैब्रो इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, इसमें सिलिका की मात्रा कम है और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर से जब यह सतह की ओर चलता है तो रास्ते में और भी सिलिका के साथ अपने साथ लेते हुए सतह की ओर आता है। दूसरे तरफ हम देखते हैं यदि गैब्रो बसाल्ट लावा है, अगर पृथ्वी के किसी सतह से अंदर से भूगर्भ से यह सतह की ओर चलना स्टार्ट करता है तो अपने साथ रास्ते में आने वाले सिलिका की मात्रा को लेते जाता है, जिसके कारण सतह तक आते आते इसके सिलिका की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और यह डायोराइट या एंडेसाइट इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। एंडेसाइट या ग्रेनाइट या रायोलाइट चट्टान का निर्माण करता है। तो लावा यदि पेरिडोटाइट आएगा तो गैब्रो और बसाल्ट का निर्माण करेगा। गैब्रो यदि और बसाल्ट लावा पृथ्वी के अंदर के से बाहर की तरफ आएंगे तो या तो डायोराइट एंडेसाइट या ग्रेनाइट या रायोलाइट आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। क्योंकि जब ये लावा पृथ्वी के सतह पर आ रहे हैं तो पृथ्वी के सतह पर जब इनका उद्गार होता है तो ज्वालामुखीय प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जो प्रोसेस होता है ज्वालामुखीय प्रक्रिया के लावा का निर्माण, आंतरिक सतह को तोड़ते हुए सतह की ओर आना और सतह पर उद्गार करते हुए ज्वालामुखीय प्रक्रिया पूरी होती है। तो जब यह सतह पर आती है तो कैसे सतह पर इरप्शन होता है? इसका इरप्शन के लिए कुछ भी हो सकता है, या तो बहुत आसानी से इरप्शन हो, कोई क्षति कोई हानि नहीं हो, या हो सकता है कि इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो। तो प्रभाव अगर उसका ज़्यादा होता है, उसका आधार क्या होगा? तो जब पृथ्वी के सतह पर उद्गार करता है उसके लिए हम देखते हैं, इससे एक चैप्टर जो आज बचा हुआ था कल के क्लास से रिलेटेड, सिलिका की मात्रा हमको पता है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, गाढ़ेपन का सीधा समानुपाती होता है। गाढ़ापन किसका? लावा। सिलिका की मात्रा जितना अधिक होगी गाढ़ापन उतना ही ज़्यादा होगा, और इस गाढ़ेपन के आधार पर ही ज्वालामुखीय प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? गाढ़ेपन के आधार पर। ज्वालामुखीय प्रक्रिया को गाढ़ापन के आधार पर हम 2 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। पहला भाग जो है कहलाता है विस्फोटक ज्वालामुखीयता, दूसरा कहलाता है शांत दरार प्रकार की
ज्वालामुखीयता। देखते हैं क्या चीज़ है दोनों, क्या डिफरेंस है इसमें। ज्वालामुखीयता जो प्रोसेस है वो दो आधारों से लावा के गाढ़ापन पर निर्भर करता है। और भी बहुत सारी ज्वालामुखीयता को बांटने के कई आधार हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, जो हमारे मतलब का यहाँ पे चीज़ है, हम इसको गाढ़ेपन के आधार पे बांटते हैं ज्वालामुखीयता को। अब हम यहाँ पे गाढ़ेपन के आधार पे बांटते हैं तो इरप्शन जो है दो प्रकार से होता है। एक इरप्शन होता है जो कहलाता है विस्फोटक ज्वालामुखीयता, दूसरा इरप्शन जो होता है वो कहलाता है शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीयता। ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं या दोनों क्या इसमें विशेषताएं हैं। जब विस्फोटक ज्वालामुखीयता होता है, इसका सीधा मतलब है इसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है। अम्लीयता ज़्यादा होगी तो इसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं इसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। अम्लीयता ज़्यादा होने के कारण विस्फोटक होगा। दूसरा जो होगा ये शंकुनुमा आकृति का निर्माण करेगा, शंकुनुमा आकृति का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि ये गाढ़ा है, ये ज़्यादा दूर तक फैल नहीं सकता है। इसका जो फैलाव होगा ज़्यादा दूर तक नहीं होगा। हमें पता है कि किसी भी गाढ़े चीज़ का फैलाव ज़्यादा दूर तक नहीं होता है, वो कुछ खास क्षेत्रों में सिमट कर रह जाता है। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीयता, ये जो होता है क्षारीयता होता है, क्षारीय होता है, क्षारीयता बोलते हैं। ठीक है, क्षारीय होने का क्या मतलब? क्षारीय होने का सीधा मतलब है यदि लावा क्षारीय है तो गाढ़ा नहीं है, और गाढ़ा नहीं है तो ये शंकुनुमा नहीं बल्कि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करेगा, या महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करेगा, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करेगा। शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीयता क्षारीयता होता है। क्षारीय होने के कारण ही ये महाद्वीपीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करता है। सॉरी, दोनों महाद्वीपीय हो गया, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण करता है। या यह हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय पठार का निर्माण करता है। इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी जो शीर्ष होता है, यानी शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीयता से जिस भी आकृति का निर्माण होता है उसका जो शीर्ष होता है वो फ्लैट होता है। कैसे? अगर यहाँ से इरप्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे दरार है और इरप्शन हो रहा है, इस क्षेत्र से ज्वालामुखी का इरप्शन हो रहा है, तो ज्वालामुखी का विस्तार ऐसे होगा। किसमें? शांत प्रकार की ज्वालामुखीयता वाली प्रक्रिया में। जबकि विस्फोटक ज्वालामुखीयता में ये जो होगा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए इसका इरप्शन ऐसे होगा और इसमें विस्फोट होगा। ठीक है, और ये शंकुनुमा जब यहाँ से लावा निकलेगा तो ये इस तरह की आकृति का निर्माण करेगा, शंकुनुमा आकृति का निर्माण करेगा। शांत प्रकार की ज्वालामुखीयता इसके अंतर्गत है। इसके संबंध में बहुत अधिकतर संभावना होती है कि भूकंप आए। भूकंप आने के कारण ही सुनामी की उत्पत्ति होती है, तो सुनामी आने की भी संभावनाएं बनी रहती है। किसमें? विस्फोटक ज्वालामुखीयता के अंतर्गत। इसमें देखते हैं शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीयता में भी भूकंप आने की संभावना रहती है, लेकिन विस्फोटक ज्वालामुखीयता की तुलना में कम रहती है। भूकंप भी आ सकता है, भूकंप आए तो सुनामी भी आ सकती है, लेकिन इनमें जो तीव्रता है, अगर भूकंप और सुनामी की तीव्रता हम देखें तो विस्फोटक ज्वालामुखीयता में आने वाले भूकंप की और सुनामी की तीव्रता शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीयता में आने वाले भूकंप और सुनामी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा तीव्र होता है, ज़्यादा नुकसान करता है, क्षति करता है। तो ये चीज़ जो हमें पढ़ना था, फिर से यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूँ कि जिस क्लास को मैंने प्रीवियस क्लास में ख़त्म किया था वहाँ से एक ये चीज़ शेष रह गया था, बाकी रह गया था, जिसको पढ़ाना था। कुछ देर का क्लास था, लेकिन हम यहाँ पे ज्वालामुखी अभी नहीं पढ़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत जो
2 या 3 क्लास के बाद स्टार्ट होने वाला है। उसके अंतर्गत हम ज्वालामुखी को एक विस्तार से पढ़ेंगे। भूकंप की प्रक्रिया को हमने भूकंपीय तरंग के बारे में पढ़ा है। भूकंप आने के कारक क्या हैं वो हम नहीं पढ़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। यानी भूकंप सुनामी जो है अभी हमारा क्लास पूरा नहीं हुआ है। इस चट्टान के अंतर्गत जो हम चीज़ पढ़ रहे थे वो लावा के संदर्भ में पढ़ रहे थे, और ये जो ज्वालामुखीयता प्रक्रिया हो रही है ये भी हम पढ़ रहे हैं लावा के संदर्भ में, क्योंकि लावा का जो प्रक्रिया, लावा का जो नेचर है वो क्या है, गाढ़ापन है। तो हम यहाँ पे लावा के संदर्भ में ज्वालामुखीयता प्रक्रिया पढ़ रहे थे। अभी हमने ज्वालामुखी आने के कारण या ज्वालामुखी के प्रकार चाहे उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और भूकंप को भी काफ़ी विस्तार से हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ देखेंगे कि भूकंप आने के कारण क्या है, भूकंप की तीव्रता कैसे निर्धारित होती है, इन सारी चीज़ों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम जो कल क्लास या प्रीवियस क्लास ख़त्म होने के समय मैंने ये बताया था कि हम इग्नियस रॉक से रिलेटेड एक मैप बनाएंगे, एक चार्ट तैयार करेंगे और समझेंगे कि इग्नियस रॉक कैसे डिफाइन किया जा सकता है। 7 प्रकार के इग्नियस रॉक हैं, कैसे ये तय होगा कि कौन सा क्षारीय है कौन सा अम्लीय है। हमने तो ये देख लिया है कि क्षारीय अम्लीय का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन एक चार्ट के माध्यम से उसको याद करना आसान हो जाएगा, एक कंसेप्ट बनाना आसान हो जाएगा। हम देख पाएंगे वहाँ से कि ये आसानी तरीक़ा से हम समझ जाएंगे कि कौन सा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है या कौन सा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो चार्ट बनाते हैं हम, चार्ट बना कर देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो सबसे पहले चार्ट बनाने के क्रम में हम देखेंगे कि चूँकि इग्नियस रॉक का निर्माण लावा से ही हुआ है, इग्नियस रॉक का निर्माण लावा से हुआ है। लावा में सिलिका की मात्रा ही उसकी विशेषताओं को तय करती है, चाहे उसका गाढ़ापन हो, चाहे उसका क्षारीयता हो, चाहे उसका गलनांक हो या चाहे उसका घनत्व हो। इन सारी चीज़ों को लावा की जो भी विशेषताएं हैं, उसका गाढ़ापन होना, उसका अम्लीय होना, उसका क्षारीय होना, उसके घनत्व का, ये सारी चीज़ें सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इग्नियस रॉक, हेडलाइंस दे देते हैं हम, हेडलाइन इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान नाम है, लिखना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा किसमें, प्रतिशत में। यहाँ से प्रतिशत के हिसाब से हमें समझना आसान हो जाएगा। दूसरा जो है प्रतिशत के हिसाब से मैग्मा के प्रकार, मैग्मा का प्रकार यहाँ से तय हो जाएगा कि अगर सिलिका की मात्रा इतनी है तो मैग्मा का प्रकार क्या होगा या आग्नेय चट्टान का क्या प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान या बाह्य आग्नेय चट्टान। ये 4 इसका ये है, चारों को हम बांट के पढ़ेंगे। देखते हैं कि इसको चार्ट को कैसे बनाते हैं हम। मैग्मा में सिलिका की मात्रा यदि 77% से अधिक है, यहाँ से देखिए कैसे सब चीज़ क्लियर होते जाता है। 7 आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट, डायोराइट, पेरिडोटाइट, गैब्रो, बसाल्ट, एंडेसाइट। इन 7 नाम को याद करना यहाँ से आसान हो जाएगा। 77% से अधिक यदि सिलिका की मात्रा है तो मैग्मा का प्रकार क्या कहलाएगा, कहलाएगा कि ये तो या तो एसिडिक है या अम्लीय है या इसको हम लोग बोलते हैं सिल्सिक भी है। 3 नाम इसको बोलते हैं। 77% से अधिक यदि लावा में सिलिका की मात्रा है तो कहलाएगा कि ये अम्लीय है, एसिडिक है या सिल्सिक है। अब हम देखते हैं आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो 77% से अधिक जिस भी आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान में मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है,
ग्रेनाइट एक अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान है, एक अम्लीय चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा 77% होती है। और बाह्य आग्नेय चट्टान तो ये होगा रायोलाइट। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है कि यदि या आप रायोलाइट के संदर्भ में भी पूछ लें कि रायोलाइट चट्टान के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है। रायोलाइट चट्टान के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे। यह एक आग्नेय चट्टान है, यह एक बाह्य चट्टान है, या यह एक एसिडिक है या सिल्सिक है, या डी सभी सत्य हैं। फिर से एक बार हम तय करते हैं। रायोलाइट चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, यह आग्नेय चट्टान है, यह एक बाह्य आग्नेय चट्टान है, और यह एक अम्लीय आग्नेय चट्टान है। डी सभी होगा। इसमें से चारों चीज सही हो जाएंगे। ऊपर का 3 जो ऑप्शन है सही है तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। तो रायोलाइट को देकर आपसे ये तीनों चीजें पूछ सकता है। आग्नेय चट्टान है ये तो हमको ही पता है। दूसरा देखते हैं, यदि 77% से 55% तक सिलिका की मात्रा हो किसमें, लावा में, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा इंटरमीडिएट। ना ही सिल्सिक है और ना ही बेसिक है, ना ही क्षारीय है ना ही अम्लीय है। तो क्या होगा, अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान जो ना सिल्सिक है और ना बेसिक है क्या कहलाएगा, डायोराइट कहलाएगा। और बाह्य आग्नेय चट्टान एंडेसाइट कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन इस चार्ट के हिसाब से हमको लगता है कि 100 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। पूछ दे क्वेश्चन अगर ऐसे कर दे कि निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, और 3 ऑप्शन दे दे, ये तीनों ऑप्शन 3 कोई इसमें से 4 में से कोई 3 दे दे और एक किसी और का नाम दे दे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो यहाँ से इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक मैप तैयार हो जाएगा कि अभ्यांतरिक चट्टान के अंतर्गत ये आएगा, बाह्य आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ये आएगा। या सपोज दैट क्वेश्चन तो ऐसे भी कर सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट है, देखने में चार्ट है, इसको याद करना है, लेकिन ये एक कंसेप्ट भी है। क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि निम्न जोड़ों में से कौन सी आग्नेय चट्टान की रासायनिक संरचना और संगठन समान है। निम्न जोड़ों में से, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी आग्नेय चट्टान की रासायनिक संरचना और संगठन समान है। क्योंकि हमको पता है कि ग्रेनाइट और रायोलाइट दोनों की रासायनिक संरचना और संगठन समान है, क्योंकि ये दोनों 77% से अधिक इसमें सिलिका की मात्रा है। इसमें डिफरेंस जो है सिर्फ इतना ही है कि रायोलाइट सतह पर है, पृथ्वी के सतह पर है, और ग्रेनाइट जो है पृथ्वी के आंतरिक परतों में है। जैसे लावा और मैग्मा में जितना डिफरेंस था, दोनों रासायनिक संरचना और संगठन के आधार पर एक ही चीज है, दोनों गर्म गलित पदार्थ हैं, बस उनकी स्थिति बदल जा रही थी। एक सतह पर था और एक पृथ्वी के अंदर की परतों में था। ठीक उसी प्रकार सिर्फ उतना ही, जितना लावा और मैग्मा में अंतर है उतना ही ग्रेनाइट और रायोलाइट में अंतर है, उतना ही डायोराइट और एंडेसाइट में अंतर है। तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित जोड़ों में, दिए हुए जोड़ों में किन चट्टानों की रासायनिक संरचना और संगठन समान है। 2 जोड़ा ये दे दे, 2 जोड़ा ये दे दे, 2 दे दे, बोल दे कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, न तो कथन 1 सही है न तो कथन 2 सही है। क्या ऑप्शन होगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ से कैसे क्रिएट करेगा। ये देखने में बस लगेगा कि एक चार्ट है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हम इसको फिर से देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पे। अब देखते हैं
यदि सिलिका की मात्रा लावा में मैग्मा में 55% से 45%, 55% से यदि 45% है तो वो मैग्मा क्या कहलाएगा? यदि मैग्मा में सिलिका की मात्रा 55 to 45% है तो वो जो मैग्मा कहलाएगा कि ये तो बेसिक है, क्षारीय है, और ये मैफिक है। मैफिक है या बेसिक है? तो कौन है? अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत क्या आएगा? तो अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत गैब्रो आएगा, और बाह्य आग्नेय चट्टान के अंतर्गत बसाल्ट आएगा। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। एक नया चीज आ गया इसमें, क्षारीय आ गया, क्षारीयता आ गया, मैग्मा का प्रकार क्षारीय आ गया। 4 आग्नेय चट्टान का नाम दे दे और पूछे कि निम्नलिखित दिए हुए चट्टानों में से कौन सा चट्टान जो है, निम्नलिखित दिए हुए आग्नेय चट्टानों में से कौन सा चट्टान जो है क्षारीय है, बेसिक है, और 3 दे दे ये और 1 दे दे इसमें से ये। अब छाटिए, आप उसको चुनिए। अगर आप चीज़ ये समझे हैं यहाँ से तो आपके लिए आसान है समझना और जवाब देना। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, आप कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए फिर से मुश्किल होगा समझना। तो ये चीज़ क्लियर होगा। हम और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, घुमा सकता है। और यूपीएससी ही इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा वो कंफ्यूज नहीं करता है। ठीक है। यदि 45% से भी कम हो सिलिका की मात्रा 45% से कम हो, तब क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा ये अल्ट्रा बेसिक है या अल्ट्रा मैफिक है। क्या होगा? ये क्षारीय भी हो सकता है, यहाँ पे ये हो जाएगा अति क्षारीय। क्षारीय तो है लेकिन अति क्षारीय है। जैसे ये सिलसिक हो रहा था, उसके अपोजिट में अति क्षारीय होगा। अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत पेरिडोटाइट तो आता है, लेकिन बाह्य आग्नेय चट्टान के अंतर्गत कोई चट्टान ऐसा नहीं है, यानी पृथ्वी की सतह पर कोई भी चट्टान सामान्यतः ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम या 45% से कम आग्नेय चट्टान का निर्माण हो। कोई आग्नेय चट्टान पृथ्वी की सतह पर सामान्यतः ऐसा नहीं मिलता है जिसमें सिलिका की मात्रा 45% से कम हो। पृथ्वी के आंतरिक परतों में तो मिल जाएगा, पेरिडोटाइट मिल जाएगा, लेकिन पृथ्वी की सतह पर 45% से कम सिलिका की मात्रा किसी भी लावा में नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे नहीं होता है, 45% से कम आग्नेय चट्टान नहीं है। तो बहुत तरीके के क्वेश्चन हम देख पाए यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको ऐसे भी बांट सकता है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखते हैं 1-2 और क्वेश्चंस। पूछ दे, निम्न आग्नेय चट्टानों में से किन में सिलिका की मात्रा जो है, नाम दे दे। क्या दे? ग्रेनाइट, एंडेसाइट, रायोलाइट। पूछा, निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45% से अधिक है? ऑप्शन 1, अगर इसको ए बी सी कर दे, ए बी सी कुछ भी दे दे। ए में सिलिका की मात्रा 75%, सिर्फ बी, सिर्फ ए या सिर्फ बी, या ए और बी, या ए और सी, कौन है? तो हम देखेंगे ग्रेनाइट और रायोलाइट, ए और सी। कुछ भी सवाल पूछ सकता है आपको। आपके पास अभी फिलहाल 7 इग्नियस रॉक है। 7 इग्नियस रॉक को आप चाहें तो उसको क्षारीयता के आधार पर बांट सकते हैं, आप चाहे तो उसको अम्लीयता के आधार पर बांट सकते हैं, आप चाहे तो क्षारीय अम्लियों को एक में मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप 7 जो इग्नियस रॉक हैं
जो 7 इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, उनको आप परसेंटेज के आधार पर बांट सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ समझना आसान हो गया कि रायोलाइट में जो है सिलिका की मात्रा कितनी होगी, तो 75% से लेकर 55% तक होगी, क्योंकि यह इंटरमीडिएट के अंतर्गत आता है। पेरियोडोटाइट की में सिलिका की मात्रा कितनी होगी? अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि पेरियोडोटाइट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो बोले कि ये एक एक्सट्रूसिव यानी कि बाह्य आग्नेय चट्टान है। दूसरा बोले इसमें सिलिका की मात्रा 77% से अधिक होती है। या तीसरा बोले कि यह एक अभ्यांतरिक चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है। ऑप्शन दे, ए सही है, बी सही है, केवल सी सही है, ए बी और सी तीनों सही है। तो ऑब्वियस सी सही है, यानी कि कुछ भी इस चार्ट के हिसाब से आग्नेय चट्टान के बारे में मैक्सिमम जितने सवाल पूछे जा सकते हैं पूछे जाएंगे। आपको तय करना है कि आप जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। मैं इतना जोर डाल रहा हूं और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, इसका एक ही मतलब है कि आप इसको एक कंसेप्ट की तरह लें, इसको समझें और उसके बाद सवाल सॉल्व करें। अब इसमें ग्रेनाइट के संबंध में थोड़ा सा और कुछ देखना है, इसके बाद हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे। जो हमने रॉक स्टार्ट किया था वहाँ से पहले हमने इग्नियस रॉक देखा, उसके बाद इग्नियस रॉक के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स था जिसे हमने नहीं पढ़ा वहाँ पे, बस इतना हमको पता था कि यह डेन्यूडेशन के प्रोसेस के द्वारा बनता है। और दूसरा जो था, तीसरा जो था मेटामॉर्फिक्स रॉक्स था, जिसके निर्माण के कारण अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब था। तो इसके बाद हम सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद हम लोग मेटामॉर्फिक्स रॉक्स पढ़ेंगे। उससे पहले एक और थोड़ा सा इग्नियस रॉक के प्रकार तो देख लिए। इग्नियस रॉक कौन कौन से इग्नियस रॉक है, इसके महत्व को देख लेते हैं। इग्नियस रॉक के महत्व क्या है? चुंबकीय लोहा यहीं से मिलता है, चुंबकीय लोहा यहीं से मिलेगा, क्रोमाइट यहीं से मिलेगा, यानी कि इस तरीके के जो खनिजें हैं यहाँ से मिलती है। भी देखेंगे तो कुछ दुर्लभ तत्व है, एलिमेंट है, खनिज है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ये सब इग्नियस रॉक से ही मिलते हैं। लावा के अंदर ही इनकी मात्रा रहती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बसाल्ट। बसाल्ट का क्या इम्पोर्टेंस है? तो बसाल्ट से जो है काली मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है बसाल्ट चट्टान से, जो हम पढ़ रहे थे। बसाल्ट किसके अंतर्गत आता है? बाह्य आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। बसाल्ट से ही सारा क्रस्ट का निर्माण हुआ है, चाहे महाद्वीपीय क्रस्ट हो या महासागरीय क्रस्ट हो। बसाल्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इससे काली मृदा का निर्माण होता है और काली मृदा जो है कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है। उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ भूमि है। यानी कि इग्नियस रॉक से हमें सामान्यतः खनिजों की प्राप्ति जो होती है, सामान्यतः, जब भी सामान्यतः बोलते हैं इसका मतलब नहीं है कि हमेशा इग्नियस रॉक से, जब भी सामान्य वर्ड आ जाए इसका सीधा मतलब है कि और भी चीज़ें इसके लिए कारक हो सकती हैं। तो सामान्यतः खनिजें जो है इग्नियस रॉक से प्राप्त होती हैं। कुछ दुर्लभ खनिज जो है, तत्व जो है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये दुर्लभ हैं, उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। बसाल्ट का निर्माण जो इग्नियस रॉक ही है, बसाल्ट से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है और काली मृदा जो है कृषि के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए ज़्यादा उत्तरदायक है। तो आज हमने जो रॉक्स क्लास स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत इग्नियस को समझा। सबसे पहले यहाँ हमारा इग्नियस रॉक का जो क्लास है या जो चैप्टर है या जो कंसेप्ट है वो आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम सेडिमेंट्री रॉक्स और
मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।